हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह अपने एग्जाम्पल के साथ। फ्रेंड्स, मान लीजिए मिस्टर ए हैं जो चाहते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करें। मिस्टर ए के माइंड में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं और वो कन्फ्यूज़न है सबसे पहले कैपिटल को लेकर कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और क्या वो कैपिटल मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। दूसरा कन्फ्यूज़न मिस्टर ए को लेकर यह है कि रिस्क कितनी रहने वाली है। जो भी बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे उसमें कितनी लेवल की रिस्क रहेगी। अब मिस्टर ए आप लोगों के पास आए हैं और मिस्टर ए चाहते हैं कि उनकी इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। मिस्टर ए चाहते हैं कि वो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करे ताकि उनको कैपिटल भी कम लगानी पड़े और रिस्क भी कम हो जाए। तो आप लोगों ने मिस्टर ए को एक आइडिया दिया है। आप लोगों ने मिस्टर ए को बोला कि सर, आप अपने ही किसी दोस्त के साथ या किसी भी पर्सन के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। मिस्टर ए को लगा कि यार मिस्टर बी जो है उन पर मुझे बहुत फेथ है, बहुत विश्वास है, क्यों ना मैं मिस्टर बी को ऐसा प्रपोजल भेजूं कि अपन दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करें। मिस्टर ए प्रपोजल लेकर जाते हैं मिस्टर बी के पास और मिस्टर बी को कहते हैं कि भाई मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। मिस्टर ए उनकी सारी बात सुनते हैं। मिस्टर ए कहते हैं करना क्या है, मिस्टर बी कहते हैं करना क्या है, और मिस्टर बी को मिस्टर ए कहते हैं कि आपको कैपिटल लगानी होगी। तो जैसे ही कैपिटल की बात हुई, मिस्टर बी ने बोला कि कैपिटल तो मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, लेकिन उसके बदले रिटर्न क्या मिलेगा। मिस्टर ए ने बोला कि रिटर्न की फॉर्म में सर जो भी प्रॉफिट हम लोगों को होगा ना, वो सारा प्रॉफिट हम बांट लेंगे, हम आपस में वो प्रॉफिट रख लेंगे, और जो भी रिस्क होगी उस रिस्क को भी हम आपस में बांट लेंगे। मिस्टर बी को ये प्रपोजल अच्छा लगा। मिस्टर बी ने यहाँ पर मिस्टर ए को ओके लिख दिया, बोला डन, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ऐसी सिचुएशन में मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करने के लिए रेडी हो चुके हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी जो दोनों बिजनेस कर रहे हैं, साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उसी बिजनेस की फॉर्म को नाम दिया गया पार्टनरशिप, साझेदारी। मिस्टर ए यहां पर व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल एक पार्टनर कहलाएंगे और मिस्टर बी भी यहां इंडिविजुअली एक पार्टनर कहे जाएंगे, और दोनों मिलकर कंबाइंड जॉइंटली एक फर्म बना देंगे। तो फ्रेंड्स, पार्टनरशिप क्या है? जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से, प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। सेक्शन 4 धारा 4 क्या कहती है? सर, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं। मतलब प्रॉफिट बांटने के लिए एग्री हो रहे हैं, एवं जिसका संचालन उन सभी के द्वारा अथवा उन सभी की ओर से किसी के द्वारा किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी जरूरी नहीं है कि दोनों साथ के साथ रोज बिजनेस करने जाएं। हो सकता है मिस्टर ए चले गए या हो सकता है मिस्टर बी चले गए। मिस्टर बी ने कह दिया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मिस्टर ए ने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बिजनेस का संचालन, बिजनेस कैरी मैं कर लूंगा। समझ आया? पर सर क्या दोनों साथ में बिजनेस नहीं कर सकते क्या? तो बोला सर कर सकते हैं, दोनों साथ में भी कर सकते हैं, व्यापार का संचालन सभी कर सकते हैं या उनकी ओर से किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। सब अब बात करते हैं साझेदार के बारे में। सर वे सभी व्यक्ति जो ऐसे व्यापार को करने के लिए सहमत हुए हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहा जाएगा। इसका मतलब अपने केस में मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों व्यक्तिगत रूप से अलग अलग इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे? साझेदार, पार्टनर कहलाएंगे। नेक्स्ट है सर फर्म। वे सभी व्यक्ति जो व्यापार के लिए या व्यवसाय के लिए सहमत हुए हैं, एग्री हुए हैं, उन्हें सामूहिक रूप से फर्म कहा जाएगा। इसका मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों यहां साथ में मिलकर क्या बना रहे हैं? फर्म बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं साझेदारी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। देखिए साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, तो ये कहता है कम से कम 2 एवं अधिकतम 50 सदस्य होने चाहिए। सर साझेदार, पार्टनर बनने का मतलब भी तो यही होता है कि एटलीस्ट 2, कम से कम 2 लोग हों, लेकिन अधिकतम की कितनी संख्या निर्धारित की गई है? 50 सदस्यों की। सेकंड, व्यापार करने का उद्देश्य होना चाहिए। इसका मतलब 2 लोग जो इकट्ठे हुए हैं ना बच्चों, ये लूडो खेलने के लिए नहीं हुए हैं, ये किसके लिए हुए हैं? व्यापार करने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं। थर्ड, व्यापार का उद्देश्य लाभ अर्जन होना चाहिए और ऐसा लाभ आपस में बांटना भी चाहिए। सर व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन किसी धर्मार्थ के लिए, नॉन प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं। इनका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है और जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होना चाहिए। फोर्थ, व्यापार का संचालन सभी के द्वारा, ये हमने अभी भी पढ़ा था डेफिनेशन में, व्यापार का संचालन उन सभी के द्वारा अथवा उनमें से किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट, सर सभी साझेदारों के दायित्व सामान्यतः असीमित होते हैं। असीमित बोले तो अनलिमिटेड होते हैं। मान लीजिए किसी व्यापार में कोई लेनदार है, वो लेनदार पैसा मांगने आए हैं और वो सपोज कीजिए मिस्टर ए और बी यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और मिस्टर सी से इन्होंने कुछ पैसा बिजनेस के लिए लोन लिया था या उधार में कुछ सामान खरीदा है, क्रेडिटर है मिस्टर सी आपके। अभी मिस्टर सी यदि अपने पैसे की डिमांड करते हैं तो मिस्टर ए और बी ऐसे पैसों का पेमेंट करने के लिए पर्सनली बोले तो व्यक्तिगत रूप से भी दायी हो सकते हैं। इसका मतलब अपनी जेब का पैसा भी रखना पड़ सकता है, इनकी निजी संपत्ति भी बेची जा सकती है। तो इसे कहा गया कि सर असीमित दायित्व, जिसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। एंड सिक्स्थ वन इज सर साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध होना चाहिए। मैंने अभी बताया था मिस्टर ए ने प्रपोजल भेजा मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने उसको बोला सर ओके डन करते हैं, अपन दोनों मिलकर अब बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो समझौता या अनुबंध होना चाहिए और ऐसा समझौता लिखित अथवा मौखिक भी हो सकता है। बोले तो पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर ये समझौता जो होगा वो लिखित हो तो भी चलेगा और मौखिक हो तो भी चलेगा।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स साझेदारी संलेख के बारे में। देखिए, मिस्टर ए और बी जब बिजनेस के लिए स्टार्ट हुए तो बिजनेस की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी। वो टर्म्स एंड कंडीशंस मिस्टर ए और बी के बीच में यहां पर डिसाइड हुई। ये सारी जो टर्म्स और कंडीशंस थी, इसको यदि एक पेपर पे लिख दिया जाए, प्रॉपर लिखित फॉर्म में, रिटर्न फॉर्मेट में बना लिया जाए, तो ये जो रिटर्न फॉर्मेट होता है यही आपका साझेदारी संलेख कहलाता है। तो क्या है साझेदारी संलेख? साझेदारी व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए साझेदारों के मध्य जो लिखित समझौता होता है उसे साझेदारी संलेख कहा जाता है। तो ए और बी के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी व्यापार चलाने के लिए नियम और शर्तों के बारे में बात हुई है, उसके बीच का जो समझौता जो लिखित में लिखा गया है उसी साझेदारी संलेख कहा जाता है। सर, साझेदारी संलेख के मुख्य बिंदु क्या होंगे? किन किन बातों को साझेदारी संलेख में शामिल किया जाएगा? तो सबसे पहले फर्म का नाम और पता। फर्म के बारे में फर्म का नाम और पता यहाँ पर संलेख में लिखा जाएगा। यहाँ जब संलेख बनना स्टार्ट हुआ है तो फर्म का नाम उस संलेख में लिखा जाएगा। सर, साझेदारों के नाम और पते, मिस्टर ए का क्या नाम है, मिस्टर दूसरा साझेदार कौन है उनका क्या नाम है, उनका एड्रेस, उनका पता क्या है, वो सारी बातें भी यहाँ लिखी होगी। सर, साझेदारों को पूंजी पर देय ब्याज। देखिए, आप लोगों को सभी को पता होगा, जब वो पूंजी लगा रहे हैं तो उसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है। सर, प्रॉफिट देते हैं ना? नहीं, प्रॉफिट तो रिस्क लेने का रिटर्न होता है, जोखिम का प्रतिफल होता है लाभ। तो सर, उन्होंने जो भी बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, उस कैपिटल के लिए क्या क्या इंटरेस्ट देना है, किस रेट से इंटरेस्ट देना है, उसके बारे में लिखा होगा। सर, साझेदार यदि आहरण बोले तो ड्राइंग, निजी व्यक्तिगत कार्यों के लिए यदि व्यापार से कुछ धनराशि निकाले तो उनके संबंध में क्या प्रावधान होगा, किस दर से उनसे ब्याज वसूल किया जाएगा। देखिए, दिया नहीं जाएगा, आहरण की दशा में वसूल किया जाएगा। सर, साझेदारों का लाभ हानि का अनुपात क्या रहेगा? सर, साझेदारों को वेतन दिया जा रहा है तो वेतन क्या दिया जाएगा, इसके बारे में सारी बातें यहाँ पर लिखी होती है। तो वो सारी बातें जो व्यापार प्रारंभ करने के समय एक लिखित दस्तावेज में, एक रिटर्न एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट में लिख ली गई है, उसे साझेदारी संलेख कहा जाता है। अब सर, हमारे सामने सवाल आता है कि क्या साझेदारी संलेख का होना जरूरी है? क्या आता है सर क्वेश्चन? डीड, पार्टनरशिप डीड जिसे कहते हैं, क्या सर ये डीड होनी चाहिए या नहीं हो तो भी चलेगा? तो ये कहता है सर होनी चाहिए तो भी अच्छा, और ना हो तो भी चलेगा, दोनों सिचुएशन। फिर समझिए, क्या सर लिखित होना जरूरी है? नहीं, साझेदारों के मध्य जो समझौता है वो मौखिक भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में संलेख जो लिखित है, क्या वो होना जरूरी है? तो ये कहता है नहीं सर, संलेख लिखित हो तो भी अच्छा और नहीं हो तो भी चलेगा। तो इससे संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में बात कर लें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर, सबसे पहले पूंजी पर ब्याज। मान लीजिए यदि संलेख है, यदि साझेदारी संलेख बना हुआ है, संलेख क्या होता है हमने अभी पहले डिस्कस किया कि रिटर्न डीड। तो संलेख यदि है, पार्टनरशिप डीड यदि बनी है, तो फिर क्या पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी? तो जवाब आता है सर बिल्कुल दिया जाएगा। सर कितना दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC। सर कितना दिया जाएगा? मान लीजिए डीड बोले तो संलेख में लिखा है कि 10% दिया जाएगा, तो 10% दे देंगे।
सर संलेख में लिखा है 12% दिया जाएगा, तो 12% दे देंगे। इसका मतलब यदि संलेख में जितना भी वर्णित किया गया है, जितना भी बताया गया है, उस रेट से पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए यदि संलेख नहीं है, डीड बनाई नहीं गई है, तो ऐसी सिचुएशन में सर क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? तो हमारा जवाब होगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सर सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। देखिए अभी क्या दिया नहीं जाता है, आहरण पर ब्याज तो फर्म वसूल करती है, साझेदारों से मांगा जाएगा कि भाई आपने आहरण किया था, अब हमारे को ब्याज दे दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर यदि डीड हमारे पास है तो फिर डीड में जो भी रेट बताइए, मान लीजिए डीड में कह रखा है 12%, तो 12% दे देंगे। डीड में बोला 8%, तो 8% दे देंगे। इसका मतलब यदि हमारे पास साझेदारी संलेख है तो ऐसी स्थिति में आहरण पर ब्याज संलेख में निर्धारित दर के अनुसार दे दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए यदि संलेख नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में संलेख नहीं होने पर कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। बात समझ आ रही है? कोई भी ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि सर यहाँ पर साझेदारी संलेख का अभाव है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है। थर्ड पॉइंट, सर साझेदारों को पारिश्रमिक, बोले तो रेम्यूनरेशन, उनको सैलरी, कमीशन, ये सारी बातें यदि डीड है तो दे दी जाएगी। संलेख बनाई है और संलेख में पार्टनरशिप डीड में क्लियर लिखा है कि मिस्टर ए को हर महीने 5,000 रुपये पर मंथ आपको क्या देना है, सैलरी देनी है। तो हर महीने मिस्टर ए को कितने रुपए दे दिए जाएंगे? सैलरी की फॉर्म के 5,000 रुपये दे दिए जाएंगे। लेकिन मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में किसी प्रकार का कोई रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पीएसआर, लाभ हानि अनुपात की। सर ये कहता है कि यदि साझेदारी संलेख है, बोले तो पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स ने बना रखी है, तो ऐसी सिचुएशन में जितना भी उस डीड में कह दिया जाए, बोले तो डीड में लिखा है 3:2 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3:2 में बांट लेंगे। डीड में लिखा है 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बोले तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 10,000 रुपए हुए तो 5,000 मैं लूंगा, 5,000 तू लेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डीड में लिखा है कि इस प्रॉफिट को अपन 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका मतलब जैसा संलेख में दर दे दी गई होगी, जो भी शेयर दिया गया होगा, जो भी रेशो हमें दिया गया होगा डीड में, उस अकॉर्डिंग हम लाभ हानि को भी विभाजित कर देंगे, बांट देंगे। लेकिन सर यदि डीड नहीं है, साझेदारी संलेख नहीं बना हुआ है, जो टर्म्स और कंडीशंस, नियम और शर्तें होनी थी वो लिखित में नहीं लिखी गई है, साझेदारी संलेख का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में लाभ हानि अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगा वो 1:1 होगा। इसका मतलब सर अब भले ही रोज दुकान पे मिस्टर ए आ रहे हैं, भले ही मिस्टर ए 5 लाख लगा रहे हैं और मिस्टर बी 2 लाख ही लगा रहे हैं, लेकिन यदि उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट डीड नहीं बनी है, तो ऐसी कंडीशन में इस प्रॉफिट को इक्वल बांट लिया जाएगा। मान लीजिए 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये 20,000 रुपये 10,000 रुपये मिस्टर ए ले लेंगे, 10,000 रुपये मिस्टर बी ले लेंगे। सर अब हमारे दिमाग में आता है कि अभी तक आपने कहा था संलेख नहीं है तो नहीं देना,
सर आहरण पर ब्याज नहीं है तो नहीं वसूल करना। सर पारिश्रमिक रेमुनरेशन नहीं है तो नहीं देना। लेकिन लाभ विभाजन अनुपात प्रॉफिट शेयरिंग में भी तो हम लिख सकते थे ना कि नहीं है तो नहीं देना। लेकिन फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा था कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन में सबसे पहला मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। जो भी बिजनेस से, जो भी व्यापार से लाभ अर्जन होगा उसको बांटने का समझौता होना चाहिए, तो प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन अब किस रेशो में करेंगे, यदि संलेख नहीं है तो उसे इक्वली बांट दिया जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, ऋण पर ब्याज। देखिए साझेदार कई बार कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। उस कैपिटल के अलावा भी यदि फर्म को नीड है तो हो सकता है कि पार्टनर्स लोन दे दे। तो ऐसी सिचुएशन में उनको उस लोन के बदले कुछ ब्याज इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना बनता है। और यदि यहां पर लोन की बात कर रहे हैं हम, और यदि यहां पर डीड बनी हुई है, बोले तो साझेदारी संलेख का निर्माण हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी रेट होगी, वर्णित रेट, वर्णित का मतलब जितनी भी कह रखी है, मान लीजिए डीड में लिखा हुआ है, संलेख बनाते समय लिखा था कि जो भी साझेदार ऋण देगा तो ऋण पर ब्याज 5% देना है, तो 5% दे देंगे। यदि डीड बनाते समय लिखा था कि ऋण पर ब्याज 10% देना है तो 10% दे देंगे। यदि डीड बनाते समय लिखा गया था कि ऋण पर ब्याज 12% देना है तो हम 12% बना देंगे। लेकिन फिर सुन लीजिए, संलेख है तो जो भी दर निश्चित हुई है संलेख में, जितनी दर संलेख में लिखी है, आइदर इट इज 5%, 10%, 12%, 18%, व्हाटएवर, तो उसी दर से ऋण पर ब्याज दे दिया जाएगा। लेकिन यदि संलेख का अभाव है, इसका मतलब साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया, ओरली उन्होंने बात हो गई, हाँ ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। मान लीजिए मिस्टर ए और बी ने ओरली डिसाइड कर भी लिया कि 10% देना है, लेकिन अभी तक उसे डीड में नहीं लिखा गया, संलेख नहीं बना हुआ है, तो ये कहता है जब संलेख का अभाव हो, संलेख में इसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया है या संलेख बनाई ही नहीं गई है, तो ऐसी सिचुएशन में 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। बोले तो 6% वार्षिक की दर से ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। ये दोनों हमारे लिए, आरबीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर यदि साझेदारी संलेख का अभाव है, डीड नहीं है, तो लाभ हानि समान अनुपात में 1:1 में बांट दी जाएगी। और यदि साझेदारी संलेख का अभाव है तो ऐसी स्थिति में साझेदार को ऋण पर ब्याज 6% वार्षिकी की दर से दिया जाएगा। देखिए अब आगे बात करते हैं साझेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हम टाइप पढ़ते हैं दायित्व के अनुसार साझेदारी। देखिए नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर जो साझेदारी है वो किसके अनुसार है, दायित्व बोले तो लायबिलिटी के अकॉर्डिंग होगी। समझिएगा, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों यहाँ पर अभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और इन फ्यूचर में मिस्टर सी जो कि व्यापार में लेनदार हैं, वो यदि कुछ पैसा मांगने आते हैं और मिस्टर ए और मिस्टर बी को अपनी व्यक्तिगत अर्थात निजी संपत्ति, प्राइवेट असेट्स को बेचना पड़ता है, तो ऐसी सारी साझेदारी असीमित साझेदारी कहलाती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन जब मिस्टर ए
मिस्टर ए और मिस्टर बी सी को सिर्फ उतना ही पैसा देते हैं जितना कि व्यापार की संपत्तियों से मिल पाए। इसका मतलब जब उनका निजी संपत्तियों से भुगतान नहीं किया जाए तो ऐसी साझेदारी सीमित दायित्व की साझेदारी कहलाती है। तो सीमित दायित्व की साझेदारी में साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। साझेदारों की निजी संपत्तियों पर फर्म का कोई भी दायित्व अधिकार नहीं होता। तो निजी संपत्तियों पर फर्म का कोई अधिकार नहीं होता है। इसका मतलब फर्म उनकी प्राइवेट एसेट्स को बिकवा नहीं सकती। इसका मतलब ए और बी की जो जेब का पैसा है ना वो यूज नहीं लिया जाएगा। लेकिन असीमित दायित्व की साझेदारी, जब फर्म के दायित्वों को चुकाने के लिए सभी साझेदार संयुक्त का मतलब दोनों बिजनेस में तो पैसा दे ही रहे हैं, दोनों को पैसा तो देना पड़ ही रहा है जॉइंटली, और व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी हो। व्यक्तिगत रूप का मतलब ए की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी चली जाएगी, बी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज में ली जा सकती है। तो ऐसे दायित्व की साझेदारी असीमित दायित्व साझेदारी कहलाती है। अब बात करते हैं समयानुसार साझेदारी की। समयानुसार बोले तो पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू टाइम, जो टाइम के अकॉर्डिंग हो। इसमें सबसे पहली आती है निश्चितकालीन साझेदारी। मान लीजिए मिस्टर ए और बी में साझेदारी व्यापार करना प्रारंभ हुआ और ये व्यापार इन्होंने बोला कि 3 साल तक चलेगा, 3 इयर्स। तो ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना एक निश्चित समय के लिए हो, फिक्स टाइम पीरियड के लिए हो, तो उसे निश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। और जैसे ही ये 3 साल खत्म हुए, मान लीजिए 1 जनवरी 2020 से 3 साल आए, जैसे ही ये 3 साल खत्म हुए अपने आप वो साझेदारी क्या हो जाएगी, समाप्त मान ली जाएगी। जबकि अनिश्चितकालीन साझेदारी ऐसी साझेदारी होती है जिसकी स्थापना निश्चित समय के लिए नहीं होती। मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गए, बोला भाई बिजनेस करेगा। मिस्टर बी ने पूछा बोल भाई कितने समय तक करना है। मिस्टर ए ने जवाब दिया, बोला जब तक है जान, बोला जब तक जिंदा है तब तक साथ बिजनेस करेंगे। तो ऐसा जो बिजनेस होता है उसे कहा जाता है अनिश्चितकालीन साझेदारी व्यापार, जहां समय निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट टाइप जो आता है वो हमारे पास है उद्देश्य अनुसार साझेदारी। ऐसी साझेदारी जिनका मापन उद्देश्य ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो उसे उद्देश्य अनुसार साझेदारी कहते हैं। सर ये भी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट ऐच्छिक साझेदारी, वॉलंटरी पार्टनरशिप। ऐच्छिक बोले तो इच्छा पर निर्भर। मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को यहां व्यापार प्रारंभ हुआ और व्यापार 3 साल के लिए करना प्रारंभ हुआ था। इस 3 साल के बाद भी मिस्टर ए और बी चाहते हैं कि हम इस व्यापार को कंटिन्यू करें, तो ऐसी साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। तो यदि सभी साझेदार अवधि की समाप्ति के पश्चात भी व्यापार जारी रखें, साझेदारी जारी रखें, तो उसे ऐच्छिक साझेदारी कहा जाता है। सेकंड, विशेष साझेदारी। देखिए मिस्टर ए मिस्टर बी के पास आए, बोला भाई बिजनेस करें। बोले किस चीज का बिजनेस? उन्होंने कहा कि अपन एक काम करते हैं, ये एक नेशनल हाईवे बनाने का काम करते हैं, एक हाईवे बना देते हैं अपन, एक ब्रिज बना देते हैं मान लीजिए। उसको बनते ही अब ये व्यापार बना किस लिए? उन्होंने कहा ये ब्रिज बनाने के लिए, इस जगह से इस जगह के बीच में ब्रिज बनाना, या नेशनल हाईवे बना लेते, रोड बना देते हैं। अब व्यापार में जो ये व्यापारियों ने ए और बी ने मिलकर जो साझेदारी यहाँ करी है,
बताइए ये साझेदारी किसी विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए है या नहीं है? तो बिल्कुल सर, किसी विशेष कार्य। विशेष कार्य क्या है सर? रोड बनाना या ब्रिज बनाना। तो जब विशेष कार्य के लिए साझेदारी की जाती है तो उसे विशिष्ट साझेदारी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि किसी विशेष कार्य अथवा उद्देश्य के लिए साझेदारी स्थापित की जाए तो वह विशेष साझेदारी कहलाती है। थर्ड, वैधता के आधार पर साझेदारी। वैधता बोले तो लीगलिटी, वैध कितना है, लीगल कितना है। समझिएगा, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास आते हैं, बोला भाई बिजनेस करेगा। मिस्टर बी ने बोला अरे करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। मिस्टर ए और बी एग्री हुए, बिजनेस करना स्टार्ट हुआ। मिस्टर बी ने पूछा भाई बिजनेस करना किस चीज का है? मिस्टर ए ने बोला यार एक काम करते हैं भाई, कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। यहां ये दोनों मान लीजिए कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बताइए ये क्या कोई इल्लीगल बिजनेस है क्या? बोला नो सर, इट इज लीगल, बिल्कुल लीगल है। तो ऐसी साझेदारी जो देश में प्रचलित नियमों के अनुसार, जो भी नियम चल रहे हैं उन नियमों को मानकर चल रही है, जिस भी रूल्स रेगुलेशंस जो भी कुछ थे उन सबको पूरा करते हुए चल रही है, तो ऐसी साझेदारी वैध साझेदारी कहलाती है। जबकि अब बात करते हैं अवैध साझेदारी। मिस्टर ए मिस्टर बी के पास आए, बोला भाई बिजनेस करें क्या? मिस्टर बी ने बोला किसका करना है? मिस्टर बी पूछते हैं, बोला किसका करें? मिस्टर बी ने कहा बोला कुछ नहीं यार, ड्रग्स सप्लाई करते हैं थोड़ी, ठीक है, यहां ड्रग्स बेचना स्टार्ट करना है ये लोग। बताइए क्या ये देश के नियमों के अनुसार वैध है, लीगल है? बोला नहीं सर, बिना लाइसेंस के क्या कर रहे हो आप, ये अवैध काम है, इल्लीगल वर्क है। बोलिए लीगल है या इल्लीगल? तो सर जवाब आता है इल्लीगल वर्क है। तो ऐसे सारे व्यापार जो राज नियमों के अनुसार नहीं हो, देश के कानून के अनुसार नहीं हो, ऐसी साझेदारी को अवैध साझेदारी कहा जाता है। तो यदि किसी साझेदारी की स्थापना प्रचलित नियमों के अनुसार ना हो तो ऐसी साझेदारी अवैध साझेदारी कहलाती है। अब हमारे सामने आता है सर सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, किन परिस्थितियों में एक साझेदारी अवैध हो जाएगी? देखिए मिस्टर ए और मिस्टर बी काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तब तो वो काम लीगल था। लीगल का मतलब किया जा सकता था, देश के कानून वो करने की परमिशन भी देते थे, रूल्स रेगुलेशन सभी लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई, कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई जब ये लीगल बिजनेस क्या हो जाए, इल्लीगल हो जाए। तो वो कौन सी परेशानियां, वो कौन सी सिचुएशन, कौन सी परिस्थितियां हो सकती है जब एक साझेदारी अवैध हो जाए? तो निम्न परिस्थितियों में एक साझेदारी अवैध हो सकती है। सबसे पहले जबकि साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य गैर कानूनी। सर ये तो सबसे बेसिक पॉइंट है। यदि साझेदारी की स्थापना करना गैर कानूनी है, ए और बी ड्रग्स की सप्लाई करना चाह रहे हैं, बोला ड्रग्स बेचेंगे, तो सर हमें पता है ये ड्रग्स बेचना तो शुरुआत से ही वॉइड फ्रॉम एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट है, प्रारंभ से ही व्यर्थ है, तो ऐसी साझेदारी तो अवैध ही होती है। सेकंड, जब साझेदारों की संख्या 2 से कम अथवा 50 से अधिक हो जाए। मान लीजिए ए और बी थे, कल को ए ना रहे, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ मिस्टर बी अकेले रह जाएंगे। मिस्टर बी, मान लीजिए मिस्टर ए भगवान को प्यारे हो गए, सिर्फ मिस्टर बी रह गए। बताइए 2 से कम हुई या नहीं हुई व्यापारियों की संख्या? बोला बिल्कुल, साझेदार की संख्या 2 से कम हो गई। या फिर मिस्टर ए और बी का व्यापार इतना चल पड़ा कि उनको देखकर सी डी ई एफ जी बहुत सारे लोग आ गए और ये लोग 50 से ज्यादा हो चुके हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि साझेदारों में अधिकतम संख्या 50 हो सकती है।
लेकिन ये 50 से अधिक हो चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर से ये साझेदारी क्या हो जाएगी? अवैध साझेदारी हो जाएगी। सर प्रारंभ में तो वैध थी, लेकिन अब क्या हो चुकी है? अवैध हो चुकी है। थर्ड, जब साझेदारी का व्यापार लोक नीति के विरुद्ध हो। लोक नीति का मतलब सर पूरे समाज की जो नीति है, जिसमें जनता का अधिक से अधिक भला हो, उसके अगेंस्ट चली जाए, तो फिर साझेदारी अवैध हो जाएगी। फोर्थ, जब साझेदारी का व्यापार अंतरराष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो। आपकी जो इंटरनेशनल लॉस थे, अंतरराष्ट्रीय लॉ थे, जो 2 से अधिक देशों पर, 2 देश या उससे अधिक पर लागू होते हैं, ऐसे सारे लॉ के अगेंस्ट चला जाए, अंतरराष्ट्रीय बिजनेस की जो ट्रीटीज थी, उन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगेंस्ट चला जाए, या और किसी इंटरनेशनल नीतियों के अगेंस्ट चला जाए, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के अगेंस्ट चला जाए, तो ऐसी सिचुएशन में कहता है कि फिर से आपकी साझेदारी क्या हो जाएगी दोस्तों? अवैध। अब बात करते हैं, जब किसी साझेदारी में शत्रु राष्ट्र का नागरिक साझेदार बन जाए। मान लीजिए किसी देश की सरकार ने कह रखा है कि किसी एक देश का या राष्ट्र का व्यक्ति, वो राष्ट्र या वो देश भारत अपने देश का शत्रु देश बन चुका है, एनिमी कंट्री बन चुका है, और ऐसी कंडीशन में यदि हम उस शत्रु राष्ट्र के नागरिक को अपने यहाँ साझेदारी में प्रवेश दे दें, तो ऐसी सिचुएशन में ये साझेदारी क्या मानी जाएगी? अवैध साझेदारी मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम जो प्रैक्टिकल पढ़ना स्टार्ट करेंगे कल से, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है सर? लाभ हानि नियोजन खाता। इंग्लिश में बोलें तो सर P&L अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर क्या होता है? किसी भी साझेदारी फर्म के लाभों के, देखिए अपन ने पढ़ा है पहले भी, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग के प्रॉफिट जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वहां से हम P&L बनाते हैं। अब P&L जो बना है उससे नेट प्रॉफिट पता चला, और उन लाभों को यदि साझेदारों में बांटने के लिए अगला अकाउंट बनाया जाए तो उसे कहा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि नियोजन खाता। तो किसी साझेदारी फर्म के लाभों के विभाजन को प्रदर्शित करने हेतु बनाए गए खाते को लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। तो आज कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो FAQs हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले असीमित देयता किसे कहते हैं, हमने डिस्कस किया है ऊपर। जब फर्म के दायित्वों को चुकाने के लिए साझेदार संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है तो उसे असीमित देयता, अनलिमिटेड लायबिलिटी के नाम से जाना जाता है। सेकंड, साझेदारों को सामूहिक रूप से फर्म कहा जाता है, पढ़ा था ना। साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से साझेदार और सामूहिक रूप से फर्म कहा जाता है। थर्ड, सुरभि और सुनिधि ने संयुक्त रूप से जमीन का एक प्लॉट क्रय किया है। सुरभि और सुनिधि दो हैं, उन्होंने एक जमीन का प्लॉट क्रय किया है। क्या सुरभि और सुनिधि साझेदार होंगे? सर सुरभि और सुनिधि ने एक जमीन का प्लॉट क्रय किया है, लेकिन हमें पता है साझेदारी होने के लिए आवश्यक है व्यापार होना चाहिए, और ऐसे व्यापार से क्या होना चाहिए बच्चों? लाभ का अर्जन होना चाहिए। बोलो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल होना चाहिए। तो ये कहता नहीं, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि सुरभि और सुनिधि उस प्लॉट को लेकर बेचेंगे। तो ये कहता है नहीं, सुरभि और सुनिधि साझेदार नहीं कहलाएंगे, वो प्लॉट के सहस्वामी, जॉइंट ओनर, को ओनर होंगे। लास्ट, क्रियाशील साझेदार को, जो एक्टिव पार्टनर है। क्रियाशील साझेदार का मतलब ऐसे साझेदार जो डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, व्यापार के संचालन में भाग ले रहे हैं, ऐसे क्रियाशील साझेदार को दिए जाने वाले वेतन के संबंध में प्रावधान बताइए यदि उनके मध्य साझेदारी संलेख का अभाव हो। इसका मतलब संलेख बोले तो वो लिखित में कागज,
वो डीड, और वो डीड यहाँ पर नहीं है ना, तो हमने अभी पढ़ा था कि किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर है साझेदारी संलेख का अभाव होने पर क्रियाशील साझेदार को वेतन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, अतः वेतन नहीं दिया जाएगा। तो होप आप लोगों को सभी को समझ आया होगा। ये था हमारे फर्स्ट पार्टनरशिप का जो बेसिक चैप्टर है उसकी थ्योरी। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिकल्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।